अस्सलाम इस वीडियो में हम सेलुलर अडेप्टेशंस की बात करेंगे। अब सेलुलर अडेप्टेशंस क्या होती हैं? बेसिकली जब भी कोई किसी भी टिश्यू की या किसी भी ऑर्गन की या बेसिकली बॉडी में जब भी कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट्स प्रोड्यूस होने लग जाए तो उन इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहने के लिए सेल कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। मतलब सेल अपने या तो साइज बढ़ाएगा, जो भी टिश्यूज होगा या जो भी ऑर्गन होगा उसमें जो सेल्स होंगे वो या तो उनका जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा या उनके नंबर बढ़ जाएंगे या उनके नंबर कम हो जाएंगे या वो डिफरेंट एपिथेलियम में चेंज हो जाएंगे। वो इट विल बी डिपेंड अपॉन कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रही हैं। तो उस हिसाब से उस डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सेल कुछ अडाप्टेशंस करता है और वो चार तरह की होती हैं: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी और मेटाप्लेजिया। और ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि और ये होती क्या, ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं कि अडेप्टेशंस आर रिवर्सिबल चेंजेस इन साइज, नंबर, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शंस ऑफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। अब हाइपरट्रॉफी की सबसे पहले बात करते हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? हाइपरट्रॉफी वो होती है कि जब किसी भी जो भी ऑर्गन है उसके जो सेल्स का साइज है, याद रखना है कि हाइपरट्रॉफी में हमेशा जो सेल का साइज है वो इंक्रीज करते हैं, सेल्स के नंबर कभी इंक्रीज नहीं करते। और ये यूजली किन उसमें देखा जाता है? ये यूजली उन क्या कहते हैं ऑर्गन्स में देखा जाता है जिनमें या उन सेल्स में होते हैं जो कि नॉन डिवाइडिंग हो, जिस तरह हार्ट के। हम हाइपरट्रॉफी में ज्यादातर कार्डियक मसल्स की बात करेंगे, हार्ट की ही बात करेंगे क्योंकि जो हार्ट के मसल्स होते हैं उन्हीं में ही हाइपरट्रॉफी होती है। वेर एज बाकी जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स में क्या होता है कि डिवाइडिंग सेल्स में ज्यादातर नॉन डिवाइडिंग सेल्स में हाइपरट्रॉफी होती है। डिवाइडिंग सेल्स में क्या होता है कि डिवाइडिंग सेल्स में हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है लेकिन साथ में हाइपरप्लेजिया ज्यादातर देखा जाता है डिवाइडिंग सेल्स में। क्योंकि जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होते हैं दोनों आपस में इंटरलिंक्ड ही होते हैं, लेकिन हाइपरट्रॉफी में ये होता है कि सेल साइज इंक्रीज कर रहा होता है, वेरस हाइपरप्लेजिया में ये होता है कि सेल नंबर्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। और ये होता जो हाइपरप्लेजिया वो ज्यादा डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में मैंने बताया कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। और ये होता है क्योंकि सेल का साइज बढ़ता है, क्योंकि सेल्स, इसमें हम देखेंगे कि जो सेल्स के अंदर की जितनी भी ऑर्गेनेल्स होते हैं या जो इसका जो इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट बेसिकली होता है उसके अंदर ज्यादा चीजें आने लग जाती हैं, मोस्टली ज्यादा प्रोटीन्स आने लग जाती हैं या डिफरेंट या वही मोस्टली प्रोटीन्स ज्यादा उसमें बिल्डअप होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से सेल का साइज जो इंक्रीज कर जाता है। दो फॉर्म की होती है हाइपरट्रॉफी, पैथोलॉजिक और फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी क्या होगी? पैथोलॉजिक अगेन रिलेटेड टू एनी पैथोलॉजी। इसमें क्या होता है कि कॉमन स्टिमुलस फॉर हाइपरट्रॉफी ऑफ आइदर स्केलेटल या कार्डियक मसल इज इंक्रीज्ड वर्कलोड। जब भी कोई वर्कलोड कहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें सेल को जितना वो काम कर सेल को क्या कहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा काम करने पड़ जाए, मतलब वर्कलोड इंक्रीज हो जाए, तो उस स्टेट में जो सेल होता है वो हाइपरट्रॉफी कर जाता है। और इसमें पैथोलॉजिक है तो पैथोलॉजिक में आपकी स्टेट्स आ जाती हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन हो गई या वेल्वुलर डिजीज हो गई। वेल्वुलर डिजीज में हाइपरटेंशन में होता है कि हार्ट मसल्स को क्या कहते हैं जो अपना क्या कहते हैं ज्यादा आउटपुट देना होता है और लाइक मोर देन रिक्वायर्ड काम करना होता है, तो जो हार्ट के मसल्स होते हैं और जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो क्या कहते हैं इनलार्ज कर जाते हैं। तो ये एक तरफ से पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी हो गई। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ये होती है कि एक तो देखी जाती है स्पेशली उन लोगों में जो जिम जाते हैं। हम देखते हैं कि जो जिम जाते हैं, जो स्पेशली बॉडी बिल्डर्स होते हैं, हम देख रहे हैं उनके मसल्स जो है, मसल्स का साइज इंक्रीज हुआ है। वो मसल्स का साइज इंक्रीज इसलिए हुआ होता है क्योंकि उनके मसल्स जो है वो हाइपरट्रॉफी किए हुए होते हैं, क्योंकि मसल्स में वही जो सेल्स होते हैं, सेल्स का साइज इंक्रीज इसलिए किया हुआ होता है क्योंकि उनके अंदर जो प्रोटीन का कॉन्टेंट है वो ज्यादा बड़ा होता है। और साथ ही फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी आपका प्रेगनेंसी में देखी जाती है यूट्रस में, कि जो यूट्राइन जो स्मूथ मसल्स जो हैं वो हाइपरट्रॉफी करते हैं। और इस तरह की हाइपरट्रॉफी को हम कहते हैं हार्मोन इंड्यूस्ड हाइपरट्रॉफी या ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस्ड हाइपरट्रॉफी, क्योंकि इसमें जो आपकी जो प्रेगनेंसी में होती है उसमें यही होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है ताकि जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं वो भी इंक्रीज करें हाइपरट्रॉफी में, ताकि वो जो फीटस है, जिस फीटस का साइज बढ़ रहा है उसको वो मतलब उसको अकॉम्पनी कर सकें। तो दैट वाज हाइपरट्रॉफी। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज सेलुलर प्रोटीन प्रोडक्शन। मैंने कहा कि सेल में ज्यादा प्रोटीन बन रही होगी तो हाइपरट्रॉफी होगी। मैकेनिज्म इसका यही है कि कोई भी रीजन हो, जिस तरह वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा हो, मैकेनिकल स्ट्रेच आ रहा हो, या कोई डिफरेंट हार्मोन्स आए हो, जिस तरह मैंने कहा था कि एस्ट्रोजन आएगा तो वो यूट्रस के स्मूथ मसल्स पर आ देगा, या ग्रोथ फैक्टर्स आए हो उससे हो गए, उससे आपके डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन के पाथवेज प्रोड्यूस होंगे। एक तो क्या कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे भी हो सकते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे जो होते हैं वो यूजुअली देखे जाते हैं उन स्टेट्स में यूजुअली देखे जाते हैं पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी के स्टेट में। वेरस दूसरा भी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का एक और जो पार्ट होता है, एक जो
सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन का जो एक और पाथवे होता है वो होता है फॉस्फोआइनोसिटाइड 3 काइनेज या PI3 के स्लैश AKT पाथवे। ये किसमें होते हैं? ज़्यादा फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी में देखा जाता है। तो होता क्या है कि ये जो सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवेज होते हैं ये फिर डिफरेंट तरह के ग्रोथ फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ फैक्टर से क्या होगा? क्योंकि ग्रोथ का फैक्टर है तो ग्रोथ फैक्टर तो अगेन वो एक्ट करेंगे, और ग्रोथ फैक्टर्स भी और ये डिफरेंट हार्मोन्स भी और ये मैकेनिकल स्ट्रेच भी, इससे होकर आपके डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में आपकी आ जाती है GATA4, आपकी आ जाती है न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड T सेल्स, एंड आपका आ जाता है मायोसाइट इनहेंसर फैक्टर 2। ये सारे क्या करते हैं? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं तो ये ऑब्वियसली कुछ किसी डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स की जीन्स को बढ़ाएंगे, वो किसी डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को की सिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे, कि सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जिस ताकि मैकेनिकल परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़े, एंड इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्लैश फीटल जीन्स। बेसिकली होगा क्या? क्योंकि जिस तरह ने कार्डिक हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल ली है, अब मैंने कहा कि जो अडेप्टेशन होती है वो इसलिए होती है ताकि सेल डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव कर सके। अब किसी भी वजह से कार्डिक मसल की हाइपरट्रॉफी हो रही है तो हो क्या रहा है कि उसमें होगा क्या? हमें यूजुअली जो हार्ट के मसल्स होते हैं, जो हार्ट के सेल्स होते हैं, उनमें जो मायोसिन की जो हैवी चेन्स होती हैं, मायोसिन वी नॉट एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसकी अल्फा फॉर्म होती है। लेकिन ये क्या करती है? हाइपरट्रॉफी के स्टेट में क्या होता है कि अल्फा के बजाय बीटा आइसोफॉर्म बनने लग जाती है, क्योंकि जो बीटा आइसोफॉर्म है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। उसी के साथ साथ होता क्या है कि जो आपकी कभी कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, वी कैन सी कि स्ट्रेस की कंडीशन में भी हार्ट का जो साइज है वो इंक्रीज करने लग जाएगा। तो स्ट्रेस की कंडीशंस में क्या होगा कि डिफरेंट प्रोटीन्स, वो अगेन डिफरेंट प्रोटीन्स फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जिस तरह के फैक्टर, जिस तरह एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर जो होता है, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर का काम क्या होता है कि वो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कराता है, प्रेशर को डिक्रीज कराता है, और वो जो एक वर्कलोड होता है उसको ओवरऑल डिक्रीज करता है। तो ये वाली प्रोटीन हमें पता है क्योंकि वर्कलोड को डिक्रीज कर देगी। एंड हाइपरट्रॉफी भी नो तब हो रही जब वर्कलोड इंक्रीज कर रहा है और हम चाहते हैं कि वर्कलोड डिक्रीज हो जाए। तो इसी तरह के कहते हैं होगा क्या? इन स्टेट्स में जो इस तरह की प्रोटीन्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जिस तरह एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर हो गया। ये इन्होंने बताया हुआ था। और इसका जो एक तरफ से कह लें जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इन लॉन्ग टर्म्स होगा क्या कि कभी सेल जो है उसकी जैसी एनवायरनमेंट बदलती रहेगी, वो एक वक्त आएगा कि वो फिर अडाप्ट सही से नहीं कर पाएगा। फिर उस स्टेट में होगा क्या कि जो सेल्स के स्पेशली जो कार्डिक मसल्स हैं वो फिर डैमेज हो जाएंगे, एंड इन रेयर केसेस इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। ये इन्होंने ऊपर यूट्रस की इमेज दी हुई है कि ये हाइपरट्रॉफी यूट्रस इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल का जो यूट्रस होगा वो कैसा होगा, वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे आ जाते हैं हम हाइपरप्लेजिया पे। हाइपरप्लेजिया मैंने क्या कहा था कि होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। ये भी जस्ट लाइक हाइपरट्रॉफी दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल में अगेन हाइपरप्लेजिया इस वजह से हो सकता है किसी भी हार्मोन की इंडक्शन की वजह से, या कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया भी होता है विच इज इंक्रीज्ड आफ्टर डैमेज और रिसेक्शन। कंपेंसेटरी वाला बाद में पढ़ेंगे, हार्मोन वाला पढ़ लेते हैं। हार्मोन वाला अगेन इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फीमेल ब्रेस्ट की, कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी या अगेन ड्यूरिंग ये कहते हैं प्रेगनेंसी, जो फीमेल्स का ब्रेस्ट का साइज होता है वो इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज क्यों करता है? वो अगेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से वो इंक्रीज करता है। तो वो जो इंक्रीज होती है ना, वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। जो ब्रेस्ट के टिश्यू के सेल्स होते हैं वो इन नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल होती है हाइपरप्लेजिया की। और जो कंपेंसेटरी वाले ना, कंपेंसेटरी ये होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट में देखा गया कि जो लिवर के सेल्स हैं उनके पास एक ही यूनिक कैपेबिलिटी कि वो आपस में रीजनरेट कर सकते हैं। तो लिवर के सेल्स में ये देखा गया कि जब भी कोई बंदा लेट सपोज कोई हेपेटेक्टोमी करे, कोई अपना एक लोब दूसरे को ट्रांसफर कर दे, तो उससे होगा क्या कि जिस बंदे ने लिवर का एक लोब डोनेट किया ना, उसमें वापस वो लोब ग्रो क्या कहते हैं वापस ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जो वो सेल्स होते हैं वो हाइपरप्लेजिया के थ्रू इंक्रीज होके जो एक नॉर्मल लिवर की शेप थी, वो जो एक नॉर्मल लिवर का साइज था वो बना सकते हैं। तो ये वाला कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है। और साथ ही आपका हाइपरप्लेजिया में हार्मोनल का एक और आ जाती है, बोन मैरो की एग्जांपल के। लेट सपोज आपकी बॉडी में एकदम से हिमोलाइसिस शुरू हो जाए, तो उस स्टेट में होगा कि आपका एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा? वो बोन मैरो सेल्स पे जाके ऐड करेगा। बोन मैरो सेल्स भी नो कि दे आर प्रोजेनिटर्स फॉर ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो सेल्स पे जो जैसे ज्यादा से ज्यादा एरिथ्रोपोएटिन ऐड करेगा, वो होगा कि जो बोन मैरो सेल्स होंगे वो आपके ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स के प्रोजेनिटर्स बनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो। ये थी फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया क्या थे? पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया यूजुअली तब होता है कि अगर किसी भी हार्मोन की एक्सेसिव वो हो जाए,
एक्सेसिव एक तरफ से एक्सेसिव कंसंट्रेशन हो जाए, या उसका इफेक्ट एक्सेसिवली ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, या कोई ग्रोथ फैक्टर्स एकदम से उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इनअप्रोप्रिएटली ज़्यादा बढ़ जाए और उनका एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, तो उससे पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया बन सकता है। ये इसकी एग्जांपल है एक तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की, जो मेल्स में देखा जाता है यूजली एंड ओल्ड एज, उन पे एंड्रोजेंस जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड पे ज्यादा एक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज करने लग जाते हैं। और इसकी एग्जांपल है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की, जो कि देखा जाता है, जो कि नॉर्मल फीमेल्स में हो सकता है कि लेट्स सपोज कभी अगर फीमेल को कभी कभी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, वो इसलिए होती है कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया कि एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया प्रोजेस्टेरोन से, तो उससे होगा कि जो यूट्राइन के एंडोमेट्रियल के जो ग्लैंड्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और जब वो ज्यादा अपनी कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होंगे तो वो इट कैन लीड टू एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये पैथोलॉजिक स्टेट्स होती हैं। एंड हाइपरप्लेजिया आपका वायरल इन्फेक्शन के केस में भी हो सकता है। एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने कहा हाइपरप्लेजिया में सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, सो देर इज अ चांस कि हाइपरप्लेजिया कैन टर्न इनटू कैंसर। मतलब होता नहीं है हर स्टेट में, लेकिन चांस होते हैं, क्योंकि सेल्स आपके अपना सेल का साइज नहीं बढ़ रहा होता, सेल के नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। सो देयर इज अ चांस कि सेल का जब नंबर बढ़ रहा हो तो कोई जेनेटिक एबेरेशन आ जाए जिसकी वजह से कोई आपकी कैंसरस चेंजेस आ जाएं, तो देयर इज अ चांस कि जो हाइपरप्लेजिया है इट कैन लीड टू कैंसर। और इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म यही है कि जो भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली वो जो भी सेल्स हैं उन पर जाके एक्ट करते हैं। अगेन ग्रोथ फैक्टर्स जब एक्ट करेंगे तो उससे जो डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज करेंगे, और जो आपके जो डिफरेंट स्टेम सेल्स भी होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं न्यू सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन न्यू नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, एंड अगेन आपकी जो सेल का या ऑर्गन का जो टिश्यू का साइज है वो बढ़ जाता है। फिर आपकी आ जाती है एट्रोफी। अब एट्रोफी क्या होती है? एट्रोफी में जो भी ऑर्गन है, जो भी टिश्यू है, उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। वो होता है क्यों? क्योंकि जो सेल का साइज और जो सेल का नंबर है, इसमें दोनों एट्रोफी में सेल का साइज और नंबर दोनों डिक्रीज करने लग जाते हैं। ये भी अगेन फिजियोलॉजिकल होती है, पैथोलॉजिकल होती है। फिजियोलॉजिक कौन सी होती है? एक तो यूजली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस काफी देखी गई है कि हमारे जितने भी एम्ब्रियोनिक कुछ स्ट्रक्चर हैं, जिस तरह नोटोकॉर्ड हो गए या थायरोग्लॉसल डक्ट हो गए, उसका हमने देखा गया कि वो एट्रोफी कर जाते हैं, वो डिक्रीज कर जाते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। और आपकी अगेन इसमें यूट्रस की एग्जांपल आ जाती है कि राइट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब यूट्रस का काम पूरा हो गया, जब बच्चा पैदा हो गया, देन जो यूट्रस का साइज होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है, वो अपनी वापस नॉर्मल उसमें आ जाता है। तो वी कैन से कि जो यूट्रस का साइज है वो एट्रोफी कर जाता है। ये थी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल में कौन सी होती है? पैथोलॉजिकल में काफी आ जाती हैं। एक तो ड्यू टू डिक्रीज्ड वर्कलोड डिसयूज एट्रोफी। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है कि लेट्स सपोज किसी का बाजू फ्रैक्चर हो गया, कि वही क्या कहते हैं बोन फ्रैक्चर हो गई, अब उसकी वजह से उसको प्लास्टर लगेगा और उसका बाजू एक ही कंडीशन में, मतलब इस तरह करके नजर नहीं आया, लेकिन इस तरह करके वो एक ही जगह पे सेट रहेगा। वो अपने आर्म को हिला और जला नहीं सकेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि वो जो उसका आर्म है वो एक ही स्टेट में, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो फिर आर्म के जितने भी जो मसल्स हैं या आर्म के मसल्स में जितने भी जो सेल्स वगैरह होंगे वो फिर एट्रोफी करने लग जाएंगे। या वो पेशेंट्स जिनको किसी भी कंडीशन की वजह से कंप्लीट बेड रेस्ट हो जाते हैं, कंप्लीटली बेड रिडन हो जाते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो एट्रोफी करने लग जाते हैं, क्योंकि जो आपके सेल्स हैं वो काम कर नहीं रहे होते, तो उसकी वजह से सेल्स का जो साइज भी होता है और जो नंबर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ये इसको डिस्यूज एट्रोफी कहते हैं। एंड इसमें एक और एग्जांपल ऐसी आती है कि लेट सपोज अगर मसल एट्रोफी की वजह से आपकी जो बोन है उसकी भी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाए, तो इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ डिसयूज। फिर आपकी आ जाती है लॉस ऑफ इनर्वेशन डिनर्वेशन एट्रोफी। ये भी देखा गया कि लेट सपोज, क्योंकि हमें पता है मसल जितने भी होते हैं वो नर्व से सप्लाई होते हैं, अगर आप किसी भी मसल की कोई भी नर्व काट दें तो मसल अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और उस केस में क्या होगा कि जो मसल होगा वो फिर एट्रोफी कर जाएगा। फिर आपकी आ जाती है डिमिनिश ब्लड सप्लाई के लेट सपोज ड्यू टू क्रॉनिक स्कीमा। इसमें आपकी आ जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की अच्छी एग्जांपल, क्योंकि हमें पता है एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि ब्लड क्लॉट बना होता है, तो उसकी वजह से जो हार्ट का मसल है या जो भी कोई भी बॉडी के क्या कहते हैं कोई भी जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो रुक जाती है, तो या डिमिनिश हो जाती है। तो उससे होगा क्या? जब किसी भी सेल के, जिस तरह ब्रेन का दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल ब्रेन ऐसा होता है, नॉर्मल इन्होंने क्या कहते हैं चाइल्ड का दिखाया हुआ है ब्रेन ऐसा होता है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि
ओल्ड पर्सन का ब्रेन दिखाया हुआ है कि जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस था, उसकी वजह से हुआ क्या कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई थी वो कम हो गई। जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हुई तो उससे होगा क्या कि जो ब्रेन का साइज है वो हम देख सकते हैं कि वो डिक्रीज कर गया, ये वाला छोटा हो गया कंपेयर टू दैट। तो डिमिनिश ब्लड सप्लाई ऑल्सो लीड्स टू एट्रोफी एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑल्सो लीड्स टू एट्रोफी, जिसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है एक कंडीशन की विच इज नोन एज मरास्मस। मरास्मस में क्या होता है कि आपके जो एडिपोस टिश्यूज वगैरह होते हैं वो सारे डिप्लीट करने लग जाते हैं, और फिर बॉडी क्या करती है आपकी स्केलेटल मसल्स की प्रोटीन को यूज करती है एनर्जी गेन करने के लिए। तो उस स्टेट में होता क्या, क्योंकि वो मसल स्केलेटल मसल्स की प्रोटीन यूज करी होती है तो वो भी जो सेल्स होते हैं वो एट्रोफी कर जाते हैं। और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन में एक और क्या कहते हैं उन्होंने दिखाया हुआ है उसकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी ये होता है कि आपके कुछ मसल्स एट्रोफी कर जाते हैं, और कुछ ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जिस तरह ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो क्या कराते हैं, वो एपेटाइट की सप्रेशन कराते हैं और लिपिड डिप्लीशन कराते हैं, जिसकी वजह से अगेन मसल जो एट्रोफी कर जाता है। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है अगेन फीमेल्स की हम एग्जांपल लेंगे मेनोपॉज की। मेनोपॉज के बाद भी नो कि जो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से होता है कि एस्ट्रोजन ने जिन ऑर्गन्स पे जिन टिश्यूज पे एक्ट करना था, जिस तरह ब्रेस्ट हो गई, यूट्रस हो गई, वेजाइना हो गई, उन सब की एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। वेजाइनल एपिथेलियम की एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, और जो ब्रेस्ट का साइज है वो भी देखा गया है कि आफ्टर मेनोपॉज वो डिक्रीज करने लग जाता है, वो क्योंकि अगेन उसमें एट्रोफी होने लग जाती है क्योंकि कोई एस्ट्रोजन होता नहीं है। प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि लेट्स सपोज कि किसी भी जगह पे कोई बिनाइन ट्यूमर हुआ, बिनाइन ट्यूमर की वजह से क्या होगा कि वो जो ट्यूमरस मैस है वो बढ़ रहा होगा, जब वो बढ़ेगा तो जो आसपास के सेल्स होंगे, आसपास के जो टिश्यूज होंगे उनकी ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अगेन उन आसपास के सेल्स में, आसपास के टिश्यूज में आपकी एट्रोफी हो जाएगी। और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म ये है, एट्रोफी इसलिए होती है क्योंकि जो सेल की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो डिक्रीज कर जाती है और प्रोटीन डिग्रेडेशन इंक्रीज कर जाती है। तो जब प्रोटीन का कंटेंट कम होने लग जाता है उसकी वजह से होता है कि आपका सेल जो है वो एट्रोफी करने लग जाता है। और डिग्रेडेशन के डिफरेंट पाथवेज होते हैं जो आई थिंक मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी जिसकी वीडियो बनाई थी, जिस तरह यूबिक्विटिन प्रोटीसोम पाथवे, उसमें होता क्या है कि जो यूबिक्विटिन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो करती क्या है कि जो यूबिक्विटिन होती है वो डिफरेंट सेलुलर प्रोटीन्स को टारगेट करके डिग्रेड करने लग जाती है प्रोटीसोम्स के थ्रू। और दूसरी आपकी एग्जांपल आ जाती है ऑटोफेजी की, कि एट्रोफी इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड ऑटोफेजी। उसमें क्या होता है कि आपकी जो ऑटोफेजिक वैग्यूल्स होती हैं उनके नंबर्स इंक्रीज करते हैं, और ऑटोफेजी हमें पता है कि वो सेल अपने आप को वही ऑटोफेजी लाइसोसोम ज्यादा कराता है कि उसको ईट अप कर लेता है, जिसकी वजह से अगेन एट्रोफी कर जाती है। एंड कभी कभार होता क्या है कि जो जब वो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स मतलब फेगोसाइटोसिस हो जाते हैं तो कुछ सेल की डेब्रीज रह जाती है, और वो डाइजेशन से रेजिस्ट कर रही होती है, तो वो परसिस्ट करती है इन द साइटोप्लाज्म एज मेम्ब्रेन बाउंड रेजिडुअल बॉडीज। और ये रेजिडुअल बॉडीज की एग्जांपल उन्होंने दी हुई लाइपोफिशिंग ग्रेन्यूल्स की, जो कि आई थिंक एज जो कि ब्राउनिश येलोइश कलर में नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक था एट्रोफी का। लास्ट आ जाती है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि मेटाप्लेजिया में ड्यू टू एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, जो सेल की टाइप होगी ना, जो एपिथेलियम की टाइप होगी, ये भी अगेन रिवर्सिबल ही होगी क्योंकि एडेप्टेशन है, तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपना एपिथेलियम चेंज हो जाएगा। और यूजुअली ये देखा गया कि जो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है वो कन्वर्ट या जो भी कॉलमनार एपिथेलियम होता है नॉट नेसेसरली सिलिएटेड, वो कन्वर्ट हो जाता है स्क्वामस की टाइप में, जिस तरह ने यहाँ पे दिखाया है कि जो कॉलमनार एपिथेलियम है ये कन्वर्ट हो रहा है स्क्वामस में, ये स्क्वामस मेटाप्लेजिया है। और ये होता क्यों है कि लेट्स सपोज कि जो हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनका ट्रैकिया के सेल्स का देखा गया कि क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रैकिया का एपिथेलियम है वो सिलिएटेड कॉलमनार होता है, और ब्रोंकाई का भी, लेकिन जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, उनका फिर देखा गया कि जो ट्रैकिया का एपिथेलियम होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बदल गया होता है। और कुछ ऐसी स्टेट्स में भी देखा गया जिस तरह विटामिन ए डेफिशिएंसी में जो आपका वो होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी में भी होता है कि जो आपका स्क्वामस मेटाप्लेजिया जो वो इंक्रीज कर जाता है। और क्या कहते हैं स्टोन्स की कंडीशन में भी देखा गया कि लेट्स सपोज कोई ऐसे डक्ट्स हो जिस तरह सलाइवरी ग्लैंड होगा या पैंक्रियास होगा, बाइल डक्ट्स होगा, वहां पे अगर स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं तो स्टोन्स की वजह से होगा कि जो उनका कॉलमनार एपिथेलियम था वो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम में। और ये वाला जो मेटाप्लेजिया होता है ये ज्यादा क्या कहते हैं, ये भी एक तरफ से उसमें क्या कहते हैं, सॉरी ये गलत कह रहा था मैं, हाँ ये वाला भी कि वो जब ग्लैंड्स वगैरह में इनमें होता है, डक्ट्स में होता है, तो डक्ट्स का भी जो एपिथेलियम होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉलमनार से स्क्वामस ही एपिथेलियम बदल, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें
स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह एग्जांपल आती है बैरेट एसोफेगस की। बैरेट एसोफेगस में क्या होता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो एसिड है, वो वापस ऊपर रिफ्लक्स कर रहा होता है। और इसोफेगस का हमें पता है एपिथेलियम होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। होता क्या है, जब ज्यादा से ज्यादा एसिड आता रहेगा तो उसकी वजह से वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलमनार एपिथेलियम में। और एक और आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया की। उसमें क्या होता है कि कार्टिलेज, बोन या एडिपोस सेल्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है उन टिश्यूज में जहां पे यूजली वो होते नहीं। जिस तरह एक कंडीशन देखी गई है जिसका क्या कहते हैं, आई बिलीव नाम है, यस, जिसका नाम है मायोसाइटस ओसिफिकेंस। उसमें देखा गया कि जो बोन का वो होता है, टिश्यू जो होता है, वो मसल के अंदर बढ़ने लग जाता है। बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है मसल में। और वो होता है क्यों है, यूजली इंट्रामस्कुलर हेमोराज के बाद होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म यही है कि ये किसी एक सेल के बदलने की वजह से नहीं होगा, बल्कि ये ड्यू टू पूरी कॉलोनी जो होती है डिफरेंट एपिथेलियम के सेल्स की, वो एक तरफ से आपस में क्या कहते हैं खुद आके कॉलोनाइज करती है। मतलब ये नहीं होगा कि अगर यहाँ पे सारे कॉलमनार हैं, इनमें से अगर एक स्क्वामस बन गया तो ये सारे स्क्वामस बन जाएंगे। डिफरेंट मल्टीपल स्क्वामस सेल्स है, उन्होंने फिर आपस में आके इनको वो एक तरफ से कह लें कॉन्कर, कह लें कि वही कॉन्कर करने लगे, और फिर ये सारा जो है ये स्क्वामस सेल्स बन जाएगा। कि मेटाप्लेसिया डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन फिनोटाइप ऑफ एन ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल टाइप, rather it results from either reprogramming of local tissue stem cells or alternatively colonization by differentiated cell population from adjacent sites. Or metaplastic change is stimulated by signals generated by cytokines, growth factors, extracellular matrix components in the cell's environment. And in the case of stem cell reprogramming, though these external stimuli promote the expression of genes that drive cell toward a specific differentiation path है कि वही कभी कभी जो स्टेम सेल्स होंगे वो भी चेंज हो सकते हैं। कि वो अगर स्टेम सेल्स, क्योंकि हमें पता है अगर लेट्स सपोज कि स्टेम सेल्स कॉलमनार एपिथेलियम बना रहे हो, तो फिर वो चेंज होके बना देंगे वो स्क्वामस एपिथेलियम। सो दैट वाज इट। आई होप ये इजीली, आई थिंक मेटाप्लेजिया शायद मैंने सही से नहीं बताया, लेकिन होपफुली इजीली समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया देन यू कैन आस्क फॉर हेल्प इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू।